हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस के बारे में, जो थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर से लिया गया है। ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये थॉर्नडाइक का बनाया हुआ सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक नियम है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस जो है, थॉर्नडाइक ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इसमें उनका कहना है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। उनका कहने का अर्थ इसके द्वारा ये था कि बार बार किए जाने वाले प्रयास से व्यक्ति उस सीखे जाने वाले विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाता है और बहुत ही लंबे समय तक याद रखता है। इसमें मनोवैज्ञानिक हिलगार्ड और बोअर का कहना था कि इस नियम के अनुसार से उद्दीपन और अनुक्रिया का जो कार्य है, जो सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, बार बार किए जाने वाले प्रयोग के द्वारा इस उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाते हैं और ये संबंध सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस संबंध के द्वारा, बार बार प्रयोग के द्वारा जो संबंध बनता है, इस संबंध के द्वारा वो उस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाता है। बार बार किए जाने वाले अभ्यास से एक बालक अच्छे तरीके से सीख जाता है और अगर उस सिखाए जाने वाले विषय में बार बार प्रयोग ना हो तो वो कुछ समय के बाद उस विषय को भूल भी सकता है। तो ये थॉर्नडाइक और बोअर ने, हिलगार्ड और बोअर ने थॉर्नडाइक के इस नियम को इस तरह से प्रूव किया था कि उनका जो सिखाने वाला जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। थॉर्नडाइक इस नियम के अनुसार से ये भी बताना चाहते हैं कि बालक को अगर सिखाए जाने के दौरान बार बार उसका उपयोग नहीं होता है, अगर बालक उसका अभ्यास सही अंतराल के बाद नहीं करता है, धीरे धीरे उस अभ्यास को छोड़ देता है, तो धीरे धीरे उस सीखे गए बातों को भी भूल जाता है या भूल जाएगा और सिखाए जाने वाली बात का कोई भी वैल्यू नहीं रह पाएगा। अगर हम लोग देखें, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसी दो बात पे बेस्ड है। वो है यूज़ एंड डिसयूज़। जितना उपयोग होगा वो और अनुपयोगिता इस नियम का मुख्य आधार है। इसमें थॉर्नडाइक का कहना है कि जो कुछ भी बालक को सिखाया जा रहा हो, वो कुछ समय के अंतराल के बाद ये ज़रूरी है कि उसमें पुनरावृत्ति या एक समय के बाद उसी सीखे गए कार्य को फिर से दोहराया जाए और दोहराने के बाद समय समय पे उसका उपयोग किया जाए, तो सीखे जाने वाले विषय का को ये जो सीखना है बच्चों को, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएगा। अब ये बात थॉर्नडाइक ने इससे बताया, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसमें कुछ लॉजिक थिंक भी देख रहे थे। लॉजिकली उनका कहना ये था कि किसी भी विषय को मात्र सीखने से, उसके बार बार अभ्यास करने से, उसके बार बार एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करने से ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति या बालक उस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाए। सीखने के लिए कुछ और भी बात का ज़रूरी है कि उसमें बच्चे में उस सीखे जाने वाले विषय को के लिए सूझ या समझ भी उसके अंदर आए, तब वो बार बार प्रयास के साथ साथ वो समझ या वो सीखे जाने वाले विषय के बारे में गहराई से जानना, ये उसको सीखने के लिए बहुत ही अधिक गहराई तक निर्भर करती है। यहाँ जब प्रयत्न और भूल, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत प्रयत्न और भूल की बात जब हो रही है और बार बार किए जाने वाले
अभ्यास के साथ साथ जब सीखे जाने वाले विषय के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं या गहराई से जान जाते हैं तो वो सीखने की आवृत्ति बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्ली जो कि पिंजड़े के अंदर जा कर के प्रयत्न और भूल का काम कर रही थी, बार बार पिंजड़े के अंदर जा कर के लीवर को दबाने के लिए अन्य जो भी काम कर रही थी, बार बार के अभ्यास के दौरान उस बात को भी याद रखती जो कि उसके साथ में गलती से अन्य क्रियाओं को किया। क्योंकि वो अन्य क्रियाओं को वो लास्ट के अभ्यास के दौरान भूल जाती है और जो क्रिया से वो संबंध होकर के लीवर खुल जाता है उसको याद रखती है। तो ये प्रक्रिया को दर्शाते हुए मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि कहीं ना कहीं उसने उस सूझ को ध्यान में रखा और जा कर के सीधे लीवर को दबाया और गेट खुल गया और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। इस बात को आगे को चल कर के थॉर्नडाइक ने भी साकारा कि वाकई में मात्र अभ्यास के नियम से ही एक बालक नहीं सीखता है, वो उसमें ज़रूरी है कि वो सीखे जाने वाले विषय में सीखे जाने वाले विषय के अर्थ को समझे, उसमें किए जाने वाले तर्क को जाने, उसमें अपने विचार रखे, सामंजस्य उत्पन्न करे, उसमें जो फैक्ट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन है उसको जाने और ये सब जानते हुए बार बार अभ्यास करे तो बालक अधिक समय तक सीखता है, लंबे समय के लिए सीखता है। तो इसको फिर से थॉर्नडाइक ने इसे नाम दिया नियंत्रित अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस। इसमें थॉर्नडाइक के द्वारा ये कहना है कि जो भी क्रिया के द्वारा सीखता है वो बहुत ही लंबे समय तक याद रखता है। अब अगर हम लोग इस प्रकार से इसको देखेंगे कि जब भी व्यक्ति किसी भी सीखे जाने वाले बात को गहराई से सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, तो उसके शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग उसके लिए एक्टिव हो जाते हैं। पहला है कि उसके मस्तिष्क एक्टिव हो जाती है किसी भी कार्य को सीखने के लिए, और दूसरा है उसकी शरीर के विभिन्न मांसपेशियाँ, चाहे वो लिखते समय एक उंगली का प्रयोग हो, चाहे वो पढ़ते समय आँख का प्रयोग हो, चाहे वो बोल के पढ़ रहा हो तो उसके जीभों का और मुंह का प्रयोग हो। और ये जो क्रियाएं होती हैं अभ्यास के दौरान, ये कहीं ना कहीं उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करके जो नॉलेज है उसको गेन करके दिमाग में रखता है, और इस तरह से वो उस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है, प्रैक्टिसाइज्ड हो जाता है, और वो उसको अपने आप रिपीट करने लगता है और अपने आप उस काम को सीख जाता है करने के लिए बाद के प्रयासों में, और इस प्रकार से उस कार्य के लिए उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है। इसको हम लोग एक मोटर न्यूरॉन सिस्टम के एक टेक्निक से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जब एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को चलाना सीखता है, किसी भी चीज़ को में आते हैं, साइकिल चलाना सीखता है, स्कूटर चलाना सीखता है, चाहे वो मोटर बाइक से चलाना सीखता है, जब वो उस कार्य को सीखता है तो हर चीज़ के लिए हर टेक्निक को बारीकी से सीखता है। पाइडल चलाना सीखता है, उसमें एक टेक्निक है, हैंडल को एडजस्ट करके सीखता है, हैंडल को एडजस्ट करना सीखता है, वो भी एक टेक्निक है। जब शुरू के प्रयास होते हैं व्यक्ति को इस बातों को सीखने के लिए, तो वो उसमें अपने मस्तिष्क और मांसपेशियों का काम में लेता है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ते जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि व्यक्ति की मांसपेशी और मस्तिष्क इस काम को करने के लिए कोई भी प्रयोग नहीं लगाता है और वो काम अपने आप होता रहता है। जैसे अगर वो साइकिल चला रहा हो तो शुरू के समय में तो वो मेहनत किया, अपने मांसपेशियों का प्रयोग लगाया, अपने मस्तिष्क का प्रयोग लगाया, लेकिन अंत के बार बार के अभ्यास के बाद अंत में एक ऐसा अभ्यास भी आता है
कि वो साइकिल में बैठा रहता है, साइकिल चला रहा होता है, मस्तिष्क भी उपयोग में ला रहा होता है और अपने मांसपेशियों को भी उपयोग में ला रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो साइकिल अब किस प्रकार से चला रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साइकिल चलाने के लिए वो निहायत बहुत ही गहरे रूप से पारंगत हो चुका है, जिसको हम लोग शैक्षिक टर्म में कह सकते हैं कि साइकिल चलाने के लिए उसकी बुद्धि दृढ़ हो चुकी है। इसमें ही एक दोहा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ही मशहूर दोहा है, जो कि कवि रहीम दास जी के द्वारा लिखा गया है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इस श्लोक का कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार कठोर कुएं की जगत में बार बार एक मामूली से कमज़ोर रस्सी के आने जाने से गड्ढा या निशान पड़ जाता है जगत में, उसी प्रकार से बार बार अभ्यास करने से बुद्धि में परिपक्वता आती है और हम उसमें पारंगत हो जाते हैं। इस अभ्यास के नियम को अगर हम देखें तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज़, और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज़, अनुपयोग का नियम। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं या बच्चों को सिखाते हैं तो बार बार जब वो उस काम को करते रहते हैं या फिर उस सीखे हुए वस्तु को अपने लाइफ में उपयोग करते रहते हैं तो उसको जल्द ही सीख जाते हैं। बार बार दोहराते रहते हैं, जल्दी ही सीख जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि सीखे हुए बात को हम लोग बार बार यूज़ नहीं करते हैं या फिर कुछ समय तो यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको दोहराना बंद कर देते हैं, तो हम उसको धीरे धीरे भूलते जाते हैं। इसको कहा गया है अनुपयोग का नियम। ये सारी बातें जो हैं ध्यान में रखना चाहिए होता है कि कब और कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर उसको उपयोग में नहीं लाया जाए तो वो सीखे जाने वाली बातें अनुपयोगी हो जाएंगी और उद्दीपन और अनुक्रिया के साथ जो मजबूत संबंध बनाया जाना होता है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, और ये कमज़ोर पड़ जाने के बाद, संबंध स्थापित नहीं होने के बाद जो किया गया कार्य है, सीखा गया कार्य है, वो भूल जाया जाएगा। तो यहाँ थॉर्नडाइक ने अपने अनुभव के आधार पर सीखने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और सीखने के लिए जो प्रयोग है उसमें ये बताए हैं कि सीखने पर उपयोग और अनुपयोग का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है उपयोग और अनुपयोग का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना सीखने के बाद मिलने वाले परिणाम का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो हम लोग सीखने के बाद हमारे पास सीखे हुए बात के रूप में एक स्किल हमारे अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर जो कलेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, उस बात का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए बार बार अभ्यास या नियमित अभ्यास के ऊपर जोर दिया। साथ ही साथ जो सीखे जाने वाली बातें हैं उसमें संबंध को बल दिया। साथ ही साथ सीखने के लिए बच्चों को सीखे जाने वाले विषय में क्या बातें गूढ़ रहस्य छुपी हुई है, उसके अर्थ क्या हैं, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या हैं सीखे जाने वाले बातों में, वो सारी बातें ज़्यादा उस पर ध्यान दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के इस प्रयोग के बाद हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर एक शिक्षक के रूप में अगर क्लासरूम में इसका प्रयोग करें तो ये कितना प्रभावशाली सिद्ध होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो कि बेस्ड है यूज्ड एंड डिसयूज्ड में,
लॉ ऑफ एक्सरसाइज एडुकेशनल इम्प्लीकेशन। शैक्षिक महत्व लॉ ऑफ एक्सरसाइज में इस प्रकार से है। पहला, रिपीट सुटेबल एक्टिविटी, उचित क्रिया को बार बार दोहराते रहना। दूसरा, रिपीटली वर्क हेल्प टू रिमेंबर, बार बार दोहराते रहने से याद करने में सहायता मिलती है। तीसरा, हेल्पफुल टू मेक गुड हैंडराइटिंग, ये हैंडराइटिंग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे है ओरल प्रैक्टिस टू हेल्प टू ईजिली लर्न, मौखिक अभ्यास आसानी से सीखने में मददगार साबित होती है। नेक्स्ट है डेवलप गुड प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट स्किल, इसके द्वारा अच्छा उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और अनेकों विभिन्न कलाओं में पारंगत हासिल होता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड टीचिंग मेथड, अभ्यास के नियम में शिक्षण विधि या कह सकते हैं शिक्षण द्वारा किया जाने वाला कार्य जिससे वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। इसमें सबसे पहला है रिपीटेडली प्रैक्टिस, बार बार किए जाने वाला अभ्यास जो कि क्रिया को दृढ़ बनाएगा। दूसरा है ओरल प्रैक्टिस टू कंटेंट, पढ़ाए जाने वाले विषय का मौखिक अभ्यास। तीसरा है गिविंग फीडबैक, पुनर्बलन देते रहना। और चौथा है टाइम टू टाइम डिबेट, इट हेल्प्स टू डेवलप ओरल एक्सप्रेशन एंड लॉजिक, वाद विवाद समय समय पे होते रहना जिससे कि बच्चों में ओरल एक्सप्रेस और लॉजिक पावर डेवलप हो जाए। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम में जो शैक्षिक महत्व है वो इन बातों पर ज़्यादा प्रभाव देती है, इन बातों को ज़्यादा महत्व देती है। वो ये है कि किसी भी क्रिया को या फिर कह सकते हैं कि सीखे जाने वाली उचित क्रिया को बार बार दोहराया जाना चाहिए। बार बार दोहराने से उसकी सीखे बच्चे की बुद्धि उस बात के लिए दृढ़ हो जाती है और एक तरह से देखा जाए तो उसमें उस सीखे वाले बात के लिए एक अच्छी आदत का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि बार बार जब बच्चा दोहराता है किसी भी सीखे जाने वाले बात के लिए तो उसमें भूलने की प्रक्रिया कम होती जाती है और सीखे जाने वाले विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बालक जान पाता है, सीख पाता है। और तीसरा है कि बार बार अभ्यास से बच्चों की हैंडराइटिंग सुधर जाती है। अगर शिक्षक को ध्यान है कि बच्चों में हैंडराइटिंग को डेवलप करना है और उसे बार बार सिखाया जाता रहता है तो बालक के हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट होती है। और अगला बात यह है कि बच्चा जो है उसमें मौखिक अभ्यास के आते रहने से, मौखिक अभ्यास सीखते रहने से उसके सीखने की प्रक्रिया दृढ़ हो जाती है। बार बार किसी भी बात को मौखिक रूप से याद करते रहे, सीखते रहे तो उसके सीखने की क्रिया दृढ़ हो जाती है। और साथ ही साथ बोलते रहने से उसमें शुद्ध उच्चारण का आना हो जाता है और बच्चा सिखाए जाने वाली बात को जब मौखिक प्रयास करता है तो वो शुद्ध उच्चारण करने लगता है आगे के प्रयासों में। और साथ ही साथ सीखे जाने से बहुत सारी अनेकों कलाओं को भी वो सीख जाता है। अगर हम अभ्यास के नियम को देखें और अगर शिक्षक इसका प्रयोग क्लास में करें तो ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। एक शिक्षक क्लासरूम में जब इसका प्रयोग करेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग करके वो क्लासरूम को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकता है, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से केयर कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। इसमें जो बात है वो है कि अगर बच्चों को जो भी बातें सिखाई जाने वाली हो उस क्रिया को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उसमें जितना भी एक्सरसाइज वो बच्चों से करवा सकता है वो उसको करवाना चाहिए। दूसरी बात है कि बच्चों में को
बच्चों से शिक्षक को मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। तीसरी बात है कि जब भी शिक्षक किसी विषय को पढ़ा रहा हो या पढ़ाने के बाद शिक्षक को चाहिए कि बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद बच्चों में वो फीडबैक देते रहे, निरीक्षण करता रहे कि वो कहाँ से कहाँ तक सीखा है, कहाँ से कहाँ तक नहीं सीखा है। इससे क्या होता है कि बच्चा अलर्ट हो जाता है कि उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो कहाँ तक सीख रहा है, कहाँ तक नहीं सीख रहा है, इसके बारे में शिक्षक ने ध्यान रखा हुआ है और हमेशा उसके लिए अलर्ट रहता है और सिखाए जाने वाली बात को अपने से भी, स्वयं से भी दोहराते रहता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट पे कि वो उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाता है। टीचर को ये भी चाहिए कि बीच बीच में सिखाए जाने वाले बात को क्लासरूम के अंदर एक डिबेट करा दे, चाहे वो क्वेश्चन पूछ ले उनसे, चाहे एक ब्लैक बोर्ड में एक पार्टिसिपेशन बना के 1 2 3 कुछ बच्चों को ग्रुपिंग करके उसमें ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखने को दे दिया जाए, या फिर कुछ और भी ऐसे क्लासरूम में डिबेट के समान काम करवाया जाए, जिससे कि बच्चा उस सीखे जाने वाले बात को जो भी पहले सीख चुका है उसका फिर से किसी न किसी रूप में पुनरावृत्ति हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, अभ्यास कर ले फिर से और उस चीज़ को अब एक नए तरीके से सीख जाए। जब शिक्षक उसको सिखाए जाने वाली बात को वो डिबेट के रूप में क्लास के अंदर रखेगा, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों में एक तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्सप्रेशन का स्किल बच्चों में डेवलप हो जाएगा और बच्चों में लॉजिक पावर, हर फेस में कब और क्या और कैसे करना है इसका लॉजिक पावर उसमें डेवलप हो जाएगा और इस तरह से बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से सीख पाएंगे। तो इस तरह का काम शिक्षक अगर क्लासरूम में अभ्यास के नियम के लिए करता है तो बहुत ही प्रभावशाली एक शिक्षक के लिए होता है और शिक्षक अपने क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है। ये जो अभ्यास का नियम है, इससे प्रश्न भी आते हैं कि एक शिक्षक किस प्रकार से थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के द्वारा अपने क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाए। तो ये बहुत ही प्रभावशाली होता है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा आपके परीक्षा के रूप के लिए। तो आगे के वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।